हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे दिसंबर महीने की आखिरी सप्ताह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर हम लोग 22 से लेकर के 31 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम लोग इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का वो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन 100% कंप्लीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहीं पर अगर आपसे राज्य के बारे में पूछा जाए तो राज्य है हिमाचल प्रदेश, यानी कि 100% कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। फिर अगला सवाल है, 25 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर के अंदर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। तो भारत दर्शन पार्क जो है ये बनाया गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में यहाँ पर जो पंजाबी बाग है वहीं पर इसको 8.5 एकड़ जमीन पर बनाया गया है और इसको बनाने में 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इस पार्क के अंदर भारत के 21 ऐतिहासिक इमारतों की यहाँ पर रेप्लिका बनाई गई है। बिल्कुल हूबहू दिखने वाली यहाँ पर इमारतें बनाई गई हैं, लेकिन इनको बनाने के लिए 350 टन लोहे के कचरे का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत दर्शन पार्क जो है ये बनाया गया है दिल्ली के अंदर और इसका उद्घाटन किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 11वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। तो भारत के अंदर नेशनल लेवल पर जो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप होती है इसको 11वीं बार जीत लिया है पंकज अडवाणी ने। तो पंकज अडवाणी जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर के रहने वाले हैं, इन्होंने हाल ही में 11वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को जीत लिया है। साथ ही आपको बता दूं कि साल 2021 के अंदर जो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी उसको भी भारत के पंकज अडवाणी ने ही जीता था। 25 से लेकर के 30 दिसंबर तक तानसेन समारोह 2021 मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया। तो तानसेन समारोह जो कि भारत के संगीत सम्राट तानसेन की याद में मनाया जाता है, ये हर साल एक ही जगह पर होता है और वो है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर। तो इस बार भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 से लेकर के 30 दिसंबर तक तानसेन समारोह 2021 का आयोजन किया गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में 97वां तानसेन समारोह जो है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया है। चीन में भारत का नया राजदूत किसे अपॉइंट कर दिया गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन के अंदर अब भारत के नए राजदूत बन गए हैं प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत से पहले चीन के अंदर भारत के राजदूत थे विक्रम मिस्री, लेकिन अब ये भारत वापस आ चुके हैं और अब इनकी जगह पर चीन में भारत का नया राजदूत बना दिया गया है प्रदीप कुमार रावत को। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, अनिंद बैनर्जी को इनमें से किस देश के अंदर भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो जिस तरीके से चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रदीप कुमार रावत, उसी तरीके से कैमरून जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, यहाँ पर भारत के नए उच्चायुक्त बन गए हैं अनिंद बैनर्जी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब कौन से देश ने जीत लिया है। तो हाल ही में जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हुई है ये पुरुषों का एक हॉकी टूर्नामेंट था। इसके बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि इसका आयोजन किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। दूसरी बात यह है कि इसमें विजेता बना है दक्षिण कोरिया और यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने फाइनल में हराया था जापान को। तो दक्षिण कोरिया ने जीता है गोल्ड मेडल, जापान ने जीता है सिल्वर मेडल और फिर कांस्य पदक मुकाबले के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था जिसको भारत ने पाकिस्तान को हरा करके जीत लिया, यानी कि भारत ने यहाँ पर जीता है कांस्य पदक। भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का पहला स्क्वाड्रन कौन से राज्य के अंदर तैनात किया है। तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है इसको रूस ने डेवलप किया है और जैसा कि आप जानते हैं भारत ने भी इसको खरीदा है। तो हाल ही में भारत को डिलीवर कर दिया गया है
और इसका जो पहला स्क्वाड्रन है इसको भारतीय वायुसेना ने पंजाब के अंदर तैनात किया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है ये 400 किलोमीटर के क्षेत्र को रक्षा प्रोवाइड करता है। तो इसी को हाल ही में पंजाब के अंदर तैनात किया गया है। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया? तो 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर की यात्रा पर गए हुए थे और यहाँ पर इन्होंने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना जो है ये टोटल 32 किलोमीटर लंबी है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के जिस सेक्शन का उद्घाटन किया है वो है 9 किलोमीटर लंबा और ये आईआईटी कानपुर से शुरू होकर के ये मोती झील तक जाता है। तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंदर आईआईटी कानपुर से लेकर के मोती झील तक का ये जो 9 किलोमीटर लंबा सेक्शन है इसी का उद्घाटन किया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिसंबर 2021 में किस भारतीय ऑफ स्पिनर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हरभजन सिंह। तो भारत के मशहूर स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने दिसंबर 2021 के अंदर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि टेस्ट मैचेस के अंदर ये हैट्रिक लगाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर थे। तो हरभजन सिंह के बारे में यह रिकॉर्ड आपको याद रखना है। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर बनास डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी है? तो बनास डेयरी प्लांट जो है ये बनाया जाएगा वाराणसी में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का दौरा किया था और यहाँ पर इन्होंने बनास डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी है। यह जो बनास डेयरी प्लांट है ये 30 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा और इसको बनाने में लागत आएगी 475 करोड़ रुपए। और इस बनास डेयरी प्लांट के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस बनास डेयरी प्लांट के जरिए हर एक दिन 5 लाख लीटर मिल्क की प्रोसेसिंग की जा सकेगी। तो बनास डेयरी प्लांट जो है ये वाराणसी के अंदर बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का फाइनल मुकाबला कौन सी टीम ने जीत लिया है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो कि भारत के अंदर खेली जाने वाली एक घरेलू टूर्नामेंट है क्रिकेट का, इसका फाइनल मुकाबला जीत लिया है हिमाचल प्रदेश की टीम ने। और हिमाचल प्रदेश ने पहली बार ये खिताब जीता है, इसने फाइनल में हराया तमिलनाडु की टीम को। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही आपको बता दूं कि इससे कुछ ही दिनों पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी हुई थी जिसको जीत दिया है तमिलनाडु की टीम ने। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है तमिलनाडु की टीम ने और विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है हिमाचल प्रदेश की टीम ने। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कार्ल नेहमर ने इनमें से किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो कार्ल नेहमर जो हैं ये हाल ही में नए चांसलर बने हैं ऑस्ट्रिया के अंदर। अभी तक यहाँ के चांसलर थे अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग, लेकिन उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो अब अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग के बाद में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बन गए हैं कार्ल नेहमर। ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी है वियना। यहीं पर आपको पता होगा ओपेक का हेडक्वार्टर भी है और ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है वो है यूरो। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो हर साल के अंत में बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है। ये हर साल ब्रिटेन के ही किसी खिलाड़ी को मिलता है। तो इस बार ये दिया गया है ब्रिटेन की मशहूर टेनिस खिलाड़ी एम्मा रादुकानु को। और एम्मा रादुकानु के बारे में आप जानते होंगे, साल 2021 के अंदर जो यूएस ओपन टूर्नामेंट हुआ था, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, उसमें वुमेन सिंगल्स का खिताब एम्मा रादुकानु ने ही जीता था। तो इसी के चलते इनको बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया। साथ ही आपको बता दूं कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड इस बार दिया गया है सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स जो है ये अमेरिका की एक मशहूर जिम्नास्ट हैं, तो इनको इस साल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है बीबीसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। आपको बताना है कि इसकी समग्र रैंकिंग में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 जो है इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वहां पर प्रशासन के आधार पर रैंक किया गया है। तो सबसे अच्छा शासन यहाँ पर पाया गया है गुजरात के अंदर,
सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया है, इसको जारी किया है भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा। और इस इंडेक्स के अंदर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करने के लिए टोटल 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले हैं ग्रुप ए के स्टेट्स। तो ग्रुप के ए के अंदर जिन स्टेट्स को रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 10 राज्य हैं और इनमें से नंबर 1 पर है गुजरात। इसी तरीके से ग्रुप बी के अंदर जो 8 राज्य रखे गए हैं, उनमें नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। फिर इसी तरीके से गुड गवर्नेंस के मामले में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के अंदर नंबर 1 पर है हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर नंबर 1 पर है दिल्ली। तो इन्हीं 4 के बारे में आपको याद रखना है। ग्रुप ए के अंदर है गुजरात, बी के अंदर है मध्य प्रदेश, भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं और पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें नंबर 1 पर है हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर नंबर 1 पर है दिल्ली। हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि BWF के एथलीट कमीशन का सदस्य अपॉइंट कर दिया गया है? तो बैडमिंटन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके एथलीट कमीशन में हाल ही में एक भारतीय को चुन लिया गया है और ये हैं भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, जिन्होंने 2 बार ओलंपिक के अंदर मेडल भी जीते हैं। 2016 के अंदर इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल और 2020 के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स में जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत की बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन में एक मेंबर के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री RL जलप्पा का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन सी राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे। तो RL जलप्पा जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, इनके बारे में आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला ये कि ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे और ये भारत के पूर्व कपड़ा मंत्री थे। जिस तरीके से अभी के समय भारत के कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल, उसी तरीके से भारत के पूर्व कपड़ा मंत्री RL जलप्पा थे, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। हाल ही में DRDO ने किस स्थान से नई पीढ़ी की मिसाइल प्रलय का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो प्रलय जो मिसाइल है ये नई पीढ़ी की एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 150 से लेकर के 500 किलोमीटर। यानी कि जो प्रलय मिसाइल है ये अधिकतम 500 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को निशाना बना सकती है। तो नई पीढ़ी की जो मिसाइल है प्रलय मिसाइल, इसका हाल ही में DRDO ने पहली बार सफल परीक्षण किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है इसी को पहले व्हीलर द्वीप बोला जाता था, जो कि ओडिशा के अंदर स्थित है। तो यहीं से हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रलय मिसाइल है 22 दिसंबर को इसका पहला सफल परीक्षण किया गया और उसके अगले ही दिन यानी कि 23 दिसंबर को इसका दूसरा सफल परीक्षण किया गया। यानी कि लगातार 2 दिनों तक इसके 2 सफल परीक्षण किए गए। हाल ही में किसके द्वारा एक आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन असिग्मा का शुभारंभ किया गया है? तो असिग्मा नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है भारतीय सेना ने यानी कि इंडियन आर्मी ने। तो इंडियन आर्मी का जो आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसका नाम असिग्मा है, इसका फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन और इसको सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए भारतीय सेना यानी कि आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के इस समय जो प्रमुख हैं उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो श्री अरबिंदो जो कि एक आध्यात्मिक नेता थे, इनकी जयंती होती है 15 अगस्त को, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को। तो 2022 के अंदर इनकी 150वीं जयंती मनाई जाएगी, जिसको मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें टोटल 53 मेंबर हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इस हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी के द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए अक्टूबर 2021 के अंदर जो बोली का आयोजन किया गया था उसको जीत लिया था। टाटा सन्स ने टोटल 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगा करके
एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली को जीता था। तो अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसके अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये दक्षिण एशिया के अंदर फुटबॉल टूर्नामेंट्स को आयोजित करने वाली संस्था है। तो इसके द्वारा हाल ही में अंडर 19 लेवल पर महिलाओं की चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले ये कि इसका आयोजन किया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और इसको जीता भी है बांग्लादेश ने ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर बांग्लादेश ने फाइनल में हराया था भारत को। तो बांग्लादेश ने भारत को हरा करके इस बार की सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया। तो अभी मैंने आपको बताया इसका आयोजन किया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और इसको बांग्लादेश ने ही भारत को हरा करके जीत लिया है। भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे अपॉइंट किया गया है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस समय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं। तो भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं विक्रम मिस्री, जो कि मैंने आपको बताया ये अभी तक चीन के अंदर भारत के राजदूत थे, लेकिन अभी भारत वापस आ चुके हैं और अब इनको भारत के अंदर भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। साथ ही अब विक्रम मिस्री की जगह पर चीन में भारत के जो नए राजदूत बने हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार रावत। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने हाल ही में राज्य के अंदर जो यहाँ पर दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर नहीं हैं, वहाँ पर फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा ओडिशा की सरकार ने इसको शुरू किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। साथ ही ओडिशा की जो राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ पर 2021 के अंदर दिसंबर महीने में हॉकी का जूनियर लेवल का टूर्नामेंट हुआ था। विश्व आर्थिक मंच ने इनमें से किस शहर में होने वाली अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित कर दिया है? तो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक होती है उसका आयोजन किया जाता है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते आप जानते हैं कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसके चलते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2022 के अंदर होने वाली अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित कर दिया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बैठक 17 से लेकर के 21 जनवरी तक होने वाली थी, लेकिन अब ये सर्दियों के बाद में होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के अंदर ही है, लेकिन दूसरे शहर में है। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में, जबकि इसकी जो वार्षिक बैठक होती है उसका आयोजन किया जाता है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। 35वें हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन 23 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक कौन से शहर में किया जा रहा है? तो हुनर हाट कार्यक्रम जो होता है इसका आयोजन भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो इसमें देश भर के जो शिल्पकार हैं और कारीगर हैं वो इस हुनर हाट के अंदर हिस्सा लेते हैं और अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचते हैं। तो 35वां हुनर हाट कार्यक्रम जो है ये 14 दिनों तक आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली के यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था भारत के श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री भी हैं। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 कौन से देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो अंडर 19 लेवल का जो एशिया कप टूर्नामेंट होता है इसको आयोजित करता है एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि एशिया के अंदर क्रिकेट के टूर्नामेंट्स को आयोजित करने वाली संस्था है। तो इसी के द्वारा हाल ही में अंडर 19 लेवल का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। और ये कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया है यूएई के अंदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। निम्न में से किसकी जयंती को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है?
तो सुशासन दिवस यानी कि जो गुड गवर्नेंस डे होता है ये हर साल मनाया जाता है 25 दिसंबर को, क्योंकि 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भारत के अंदर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे, क्योंकि इस दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती होती है। तो श्रीनिवास रामानुजम की जयंती को हर साल 22 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 23 दिसंबर को मनाया गया है किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे, और ये जो दिन होता है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए 24 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है वो होता है 15 मार्च को। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। फिर इसके बाद 25 दिसंबर को, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सब के बाद आखिर में 27 दिसंबर को मनाया जाता है महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो महामारी की तैयारी पर ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होता है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। साल 2020 में ही ये पहली बार मनाया गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनको कवर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। कोवैक्सीन नाम की जो कोविड-19 वैक्सीन है इसको हाल ही में 12 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के लिए आपात उपयोग की मंजूरी मिल गई है। आपको बताना है कि इसको कौन सी कंपनी ने निर्मित किया है। तो कोवैक्सीन नाम की जो कोविड-19 वैक्सीन है इसको बनाया है हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को बनाया है और इसको आपको बता दूं WHO ने भी मंजूरी दे दी है। तो अब इसी वैक्सीन को 12 से लेकर के 18 साल के बच्चों में इमरजेंसी के दौरान भारत में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया। आपको ये बताना है कि ये कौन से देश से थे। तो डेसमंड टूटू, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, ये दक्षिण अफ्रीका के एक समाज सेवी थे और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने में काफ़ी योगदान दिया था। तो इसी के चलते इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था साल 1984 में। साथ ही आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा जो गांधी पीस प्राइज दिया जाता है यानी कि गांधी शांति पुरस्कार, ये भी इनको साल 2005 में प्रदान किया गया था। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। भारत किस वर्ष पहली बार संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की अध्यक्षता संभालेगा। तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है, इसका मेंबर भारत भी है और भारत साल 2017 में इसका मेंबर बना था। तो 2017 के बाद से अभी तक भारत को किसी भी साल में इसकी अध्यक्षता नहीं मिली थी, लेकिन साल 2023 ये वो साल होगा जब पहली बार भारत SCO की अध्यक्षता संभालेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले साल 2021 के अंदर SCO की अध्यक्षता मिली थी ताजिकिस्तान को और 2022 में इसकी अध्यक्षता मिली है उज्बेकिस्तान को। तो 2022 के अंदर जो भी SCO की मीटिंग्स होंगी उनकी अध्यक्षता करेगा उज्बेकिस्तान, लेकिन 2023 के अंदर यानी कि अगले साल SCO की अध्यक्षता करेगा भारत। विश्व के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप का क्या नाम है जिसको हाल ही में 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया। तो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। और ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसको नासा यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है, इन तीनों ने मिल करके विकसित किया है। साथ ही इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुयाना के एरियन 5 रॉकेट की मदद से। फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया एरियन 5 रॉकेट के द्वारा। ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये उन गैलेक्सीज और उन सितारों का अध्ययन करेगा जो कि
ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही बने थे। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। साथ ही आपको बता दूं कि यह जो स्पेस टेलीस्कोप है इसका नाम नासा के पूर्व प्रशासक रहे जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की सरकार ने इनमें से किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत जो कि उत्तराखंड राज्य से ही हैं, इनको हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बेसिकली राज्य के अंदर युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड की सरकार ने। हाल ही में डीआरडीओ ने यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया है। आपको बताना है कि कौन से स्थान से यह परीक्षण किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो अभ्यास है ये एक तरीके का ड्रोन है और इसका इस्तेमाल किसी भी मिसाइल के परीक्षण के दौरान एक टारगेट के रूप में किया जाता है। यानी कि जिस मिसाइल का परीक्षण करना होता है उसको इसी टारगेट के ऊपर टेस्ट किया जाता है। तो अभ्यास जो है ये एक तरीका का ड्रोन है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका परीक्षण कहाँ से हुआ। इसका परीक्षण किया गया है ओडिशा के अंदर चांदीपुर रेंज से। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। साथ ही आपको बता दूं कि जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 जारी किया है यानी कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-20 और नाम के मुताबिक इसके अंदर राज्यों को वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज के आधार पर यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर रैंक किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो हेल्थ परफॉर्मेंस के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य है केरल। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केरल के बाद नंबर 2 पर है तमिलनाडु और नंबर 3 पर है तेलंगाना। तो ओवरऑल नंबर 1 पर है केरल, नंबर 2 पर है तमिलनाडु और नंबर 3 पर है तेलंगाना। तो हाल ही में नीति आयोग ने वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इस स्टेट हेल्थ इंडेक्स को जारी किया है और ये इसका चौथा संस्करण है। ये भी आपको याद रखना है जो कि साल 2019-20 के लिए लॉन्च किया गया है। इस रिपोर्ट का टाइटल है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। तो इस इंडेक्स के अंदर किया गया है भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी हेल्थ परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक करने के लिए टोटल 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है भारत के बड़े राज्य यानी कि लार्ज स्टेट्स, फिर छोटे राज्य यानी कि स्मॉल स्टेट्स और तीसरी कैटेगरी है केंद्र शासित प्रदेशों की यानी कि यूनियन टेरिटरीज की। तो हम लोग यहाँ पर एक एक कैटेगरी को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो सबसे अच्छी हेल्थ परफॉर्मेंस है केरल राज्य की, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ओवरऑल जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है 82.2 और इसी के चलते इसको ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस के मामले में नंबर 1 पर रखा गया है। इसके बाद नंबर 2 पर है यहाँ पर तमिलनाडु और नंबर 3 पर है तेलंगाना। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सबसे कम स्कोर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का और इसी के चलते उत्तर प्रदेश को यहाँ पर 19वीं रैंक हासिल हुई है बड़े राज्यों की कैटेगरी में। यानी कि हेल्थ परफॉर्मेंस के मामले में भारत का सबसे अच्छा राज्य है केरल, लेकिन सबसे खराब राज्य है उत्तर प्रदेश। साथ ही यहाँ पर इंक्रीमेंटल रैंक भी दी गई है यानी कि 2019 की तुलना में कौन से राज्य ने 2020 में सबसे ज़्यादा हेल्थ में सुधार किया है। तो अगर इस मामले में देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश जिसका स्वास्थ्य परफॉर्मेंस सबसे खराब है उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। भले ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश का स्कोर सबसे कम है लेकिन इम्प्रूवमेंट के मामले में ये नंबर 1 पर है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में सबसे बेहतरीन राज्य है मिजोरम और मिजोरम के अंदर ही सबसे ज़्यादा सुधार भी देखा गया है 2019 की तुलना में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही राज्य याद रखना है मिजोरम, क्योंकि इसने दोनों ही तरह से नंबर 1 रैंक हासिल की है। इसी तरीके से अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर देखेंगे तो ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस के मामले में नंबर 1 केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव।
क्योंकि इसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। वहीं सबसे अच्छा सुधार किया है दिल्ली ने, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली ने एक साल के अंदर 9.68 स्कोर में इम्प्रूवमेंट किया है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो सुधार के मामले में नंबर 1 पर है दिल्ली और ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में नंबर 1 पर है दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो इस इंडेक्स के बारे में आपको इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल बोरिक इनमें से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिली। तो चिली जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहाँ पर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं गैब्रियल बोरिक। और वैसे ये मार्च 2022 में अपना पद संभालेंगे। अभी के समय चिली के राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा। तो सेबेस्टियन पिनेरा के बाद मार्च 2022 में यहाँ के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे गैब्रियल बोरिक, जो कि चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। चिली की राजधानी है सैंटियागो और यहाँ की करेंसी है पीसो। देश के स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट का नाम क्या है, जिसको हाल ही में 32 साल की देश सेवा के बाद में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो भारत के अंदर स्वदेशी रूप से बनाया गया पहला मिसाइल कॉर्वेट था INS खुकरी, जिसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया था, जो कि मुंबई के अंदर बेस्ड है। तो ये भारत का स्वदेशी रूप से बनाया गया पहला मिसाइल कॉर्वेट जहाज था, जिसको हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है। डीकमीशन कर दिया गया यानी कि 32 साल की देश सेवा के बाद में अब इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए निम्न में से किसे भारतीय दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किया है? तो 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल होने वाले हैं, ये फरवरी महीने के अंदर आयोजित किए जाएंगे और ये होंगे चीन की राजधानी बीजिंग में। तो इसमें जो भारतीय दल जाएगा उसके लिए सेफ डी मिशन अपॉइंट किया गया है हरजिंदर सिंह को। हरजिंदर सिंह जो हैं ये आइस हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के इस समय महासचिव हैं। तो इन्हीं को 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स के अंदर जो भारतीय दल जाएगा उसका सेफ डी मिशन अपॉइंट किया गया है, यानी कि ये भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। यहाँ पर आपको बता दूं कि 2022 के विंटर ओलंपिक गेम्स के अंदर अभी तक के लिए भारत के सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है और उनका नाम है आरिफ खान। और इन्होंने जिस इवेंट के अंदर क्वालिफाई किया है वो है अल्पाइन स्कीइंग। हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका शीर्षक है द कश्मीर कनेंड्रम, द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड। तो आपको बताना है कि इस किताब को किसने लिखा है। तो ये जम्मू कश्मीर में संघर्षों के ऊपर लिखी गई है। इस किताब को लिखा है भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल NC विज ने, यानी कि जनरल निर्मल चंद्र विज ने। तो ये भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के संघर्षों के ऊपर एक किताब लिखी है द कश्मीर कनेंड्रम। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा के अनुसार साल 2019 में किस देश के सर्वाधिक एथलीट डोपिंग से जुड़ी हुई गतिविधियों में शामिल पाए गए? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने जिन दवाइयों को प्रतिबंधित किया है कि खिलाड़ी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इन नियमों का उल्लंघन किया है सबसे ज़्यादा रूस के एथलीटों ने। तो इसीलिए रूस को यहाँ पर नंबर 1 पर रखा गया है, क्योंकि रूस के टोटल 167 एथलीटों ने 2019 में डोपिंग के नियमों का उल्लंघन किया। इसके बाद दूसरे नंबर पर था इटली और तीसरे नंबर पर था भारत, यानी कि भारत के तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एथलीटों ने साल 2019 में डोपिंग के नियमों का उल्लंघन किया। भारत के अंदर टोटल 152 एथलीट यहाँ पर डोपिंग से जुड़ी हुई गतिविधियों में शामिल पाए गए थे। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना और रेणुका जी बांध परियोजना का निर्माण कौन से राज्य के अंदर किया जाएगा? तो ये जो दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। और हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने इन दोनों परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर का दौरा किया था और यहाँ पर इन्होंने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो PM नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और एक परियोजना का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। जिन परियोजनाओं का PM नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया है यानी कि आधारशिला रखी है, उनमें से हैं रेणुका जी बांध परियोजना, लोरी जल विद्युत परियोजना का चरण 1 और धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। इसी तरीके से PM नरेंद्र मोदी ने एक परियोजना का उद्घाटन भी किया है जिसका नाम है साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। हाल ही में लखनऊ के अंदर रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा DRDO के ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला किसने रखी है?
तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा, साथ ही में डीआरडीओ का ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। इनकी आधारशिला रखी है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो आपको याद रखना है कि लखनऊ के अंदर इसकी आधारशिला रखी गई है। सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, ये जो अवार्ड होता है इसको हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और साल 2021 में ये 3 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। एक तो है उत्तराखंड की मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे, फिर विद्युत मोहन, जिनको आपको पता होगा, इनको इनके ताकाचार प्रोजेक्ट के लिए अर्थशॉट पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही अनिल प्रकाश जोशी, जिनको साल 2021 के अंदर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इन 3 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को साल 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ओडिशा के मुख्यमंत्री यानी कि नवीन पटनायक की यहाँ पर बात हो रही है। इन्होंने हाल ही में किस नदी के ऊपर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है? तो ओडिशा के अंदर हाल ही में राज्य का सबसे लंबा पुल जिसका उद्घाटन किया गया है, इसका नाम है टी सेतु। और इसका नाम टी सेतु इसलिए है क्योंकि इसका जो आकार है ये अंग्रेजी भाषा के टी लेटर के आकार में इसको बनाया गया है। और इस पुल की टोटल लंबाई है 3.4 किलोमीटर। साथ ही इस पुल को बनाया गया है महानदी के ऊपर। तो इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी के ऊपर ही हीराकुंड डैम भी बनाया गया है। तो इसी नदी के ऊपर हाल ही में टी सेतु, जो राज्य का सबसे लंबा पुल है, इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये राज्यसभा के अंदर किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। तो डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, जो कि साल 1985 से लेकर के साल 2021 तक ये भारत के राज्यसभा सदस्य रहे। तो ये राज्यसभा के अंदर जिस राज्य को रिप्रेजेंट करते थे, ये राज्य है बिहार, और इनकी पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जो हैं ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी के मेंबर थे और ये राज्यसभा के अंदर बिहार को रिप्रेजेंट करते थे। इनमें से कौन सा देश जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो जैसा कि आपको बताया, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 होते हैं अस्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनको 2-2 साल के लिए चुना जाता है। और अभी के समय भारत भी इसका एक अस्थायी सदस्य है, क्योंकि 2021 और 2022 इन दोनों सालों के लिए भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो इसी के दौरान जनवरी 2022 ये वो महीना होगा जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। CEBR के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से साल तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? CEBR का मतलब है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। तो ये लंदन के अंदर स्थित एक थिंक टैंक है। इसने हाल ही में भविष्यवाणी की है कि साल 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने जो अनुमान जारी किए हैं, उसके अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि अभी के समय भारत 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में, और अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इसी वित्त वर्ष में भारत फ्रांस को पीछे छोड़ करके दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर इसके बाद 2026 में भारत 5वें स्थान पर पहुंच जाएगा, और 2031 ये वो साल होगा जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और आप देख सकते हैं इसी साल चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी कि साल 2031 के अंदर इस रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 पर होगा चाइना, नंबर 2 पर होगा अमेरिका, और नंबर 3 पर हो जाएगा भारत। हालांकि बस ये एक अनुमान है, फिर भी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है? तो पेटा, जो कि अमेरिका की एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, और ये पशुओं के कल्याण के लिए काम करती है। तो इनकी जो भारत में ब्रांच है पेटा इंडिया, इसके द्वारा हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है
अभिनेत्री आलिया भट्ट को। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है आलिया भट्ट को। पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी और सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक जो है ये भारत के अंदर स्थित 12 सरकारी बैंकों में से एक है। इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं अतुल कुमार गोयल। हालांकि अभी के लिए इनको सिर्फ अपॉइंट किया गया है, ये 1 फरवरी को अपना पदभार संभालेंगे। अभी के समय जो अतुल कुमार गोयल हैं ये यूको बैंक के अंदर एमडी और सीईओ हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अतुल कुमार गोयल जो हैं ये पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एस मल्लिकार्जुन राव का स्थान लेंगे, जो कि इसी जनवरी महीने में रिटायर हो जाएंगे। तो 1 फरवरी को अतुल कुमार गोयल जो हैं ये पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बन जाएंगे। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि यूको बैंक का नया एमडी और सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी के समय यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, लेकिन ये 1 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बन जाएंगे। तो इनके बाद फिर यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे सोमा शंकर प्रसाद। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। जो पंजाब नेशनल बैंक है इसका मुख्यालय दिल्ली में है और जो यूको बैंक है इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो अवार्ड होता है ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि क्लाइमेट चेंज से निपटने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस साल के लिए टोटल 11 कंट्रीज के 28 ऐसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट का चयन किया गया है जिनको ये पुरस्कार दिया गया। तो उनमें से एक भारतीय भी हैं जिनका नाम है विरल देसाई। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण संस्थानों की एरिया रैंकिंग 2021 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत के अंदर शिक्षण संस्थानों को रैंक करने के लिए ये जो एरिया रैंकिंग जारी होती है इसको भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, और हाल ही में इसी का 3रा संस्करण जारी किया गया है और तीनों ही सालों के अंदर नंबर 1 पर रहा है आईआईटी मद्रास। 2019 में इसको पहली बार जारी किया गया था और इस बार इसका 3रा संस्करण जारी किया गया है और तीनों ही साल भारत का नंबर 1 संस्थान बना है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के बाद नंबर 2 पर है आईआईटी बॉम्बे और नंबर 3 पर है आईआईटी दिल्ली। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो यूनिकॉर्न कंपनियां ऐसी कंपनियों को बोला जाता है जिनकी वैल्यू यानी कि जिनकी कीमत $1 अरब से ज़्यादा हो। तो जिन भी कंपनियों की वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है उनको यूनिकॉर्न कंपनियां बोला जाता है और इनकी संख्या के मामले में नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर है चाइना और अब नंबर 3 पर आ गया है भारत, क्योंकि हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत 3रे स्थान पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं हाल ही में हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 जारी किया गया है और यहाँ पर उन कंट्रीज और उन शहरों की रैंक दी गई है जहाँ पर यूनिकॉर्न कंपनियाँ बेस्ड हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पर जो कंट्री है यह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बेस्ड हैं 487 और पिछले 1 साल के अंदर ही अमेरिका के अंदर 254 नए यूनिकॉर्न्स बने हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे नंबर पर है भारत। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत ने यहाँ पर 1 पायदान की ग्रोथ की है और भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, क्योंकि अब भारत के अंदर टोटल यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं 54 और पिछले 1 साल के अंदर ही भारत के अंदर 33 नए यूनिकॉर्न्स बने हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और 3रे स्थान पर आ गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर शहरों में भी देख सकते हैं जिन शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियाँ स्थित हैं उनमें नंबर 1 पर है अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को। इसी तरीके से टॉप 10 के अंदर भारत का सिर्फ एक ही शहर शामिल हुआ है और वो है बेंगलुरु, जिसने यहाँ पर 7वां स्थान हासिल किया है, क्योंकि बेंगलुरु के अंदर ही 28 यूनिकॉर्न बेस्ड हैं और पिछले 1 साल के अंदर ही यहाँ पर 20 नए यूनिकॉर्न बने हैं, जिसके चलते ये टॉप 10 शहरों की लिस्ट में शामिल हो पाया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय वायुसेना ने S-400 का पहला स्क्वाड्रन कौन से राज्य के अंदर तैनात किया है, और दूसरा क्वेश्चन है कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है।
तो इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 22 से लेकर के 31 दिसंबर तक के यानी कि दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में जो भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर आज की इस वीडियो में कवर किया है। तो इस तरीके से दिसंबर महीने के सभी 4 वीडियोस वीकली करंट अफेयर्स के रूप में हम लोगों ने कवर किए हैं। इसके बाद में दिसंबर महीने की 120 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मंथली करंट अफेयर्स के रूप में लेकर आऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।